बच्चों ये इस चैप्टर के कितने सवाल हो गए थे? सही सही, ईमानदारी दस। कुछ थे, कुछ थे गलत भी ने, तुसी कहन कर ले झूठे हो। ये क्वेश्चन नंबर 18 कर लिया? झूठे हो कहते सारे कर ले। सुबह सुबह झूठ बोलते, अल्लाह माफ करे और रमजान सिर ते आया है तो पिछले गुनाह इन्ने ड्यू ने। फरिश्ते पागल होए पे ने इस टाइम कि यार किहड़े किहड़े बेदे माफ करिए। इन्ना इकट्ठा किया पे उतों तो एंट्रियां नहीं ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਰਿश्ते ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਿਲੀਟ ਕਰੀਏ। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया था। 14, 15, 16। अच्छा जी 16 में क्या मसला है? A manufacturing business started its operation on 1 सितंबर 2020, okay, by acquiring a factory on same date. The cost of factory is 82 million on this date. It has useful life of 20 साल and residual value of 10 million. 2/3 of factory area is used for production and remaining is used for office and showroom. क्या मतलब है? वो कह रहा है कि फैक्ट्री और हेड ऑफिस इकट्ठे ही हैं, मतलब उसी बिल्डिंग के अंदर फैक्ट्री भी है और उसी के अंदर हेड ऑफिस भी है। तो इसका मतलब है कुछ डेप्रिसिएशन उसकी जाएगी एफओएच में और कुछ डेप्रिसिएशन जाएगी उसकी हेड ऑफिस में। और समझ आ रही बात है? What is the correct accounting entry for the year ended 30 जून 2021 in integrated accounting system? इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है वाला? एक ही बंदा हेड ऑफिस और फैक्ट्री में एंट्री पास कर। अच्छा, पहले तो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज करें, कितनी बनती है? टोटल डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं? निकालो जरा। 82 मिलियन माइनस क्या करेंगे? 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 20, बस यही करेंगे और कुछ नहीं करना। वो जो डेट है 1 सितंबर लिखी हुई है। हाँ, तो कितने महीने बनते हैं? 10। तो 10/12 करेंगे, आंसर निकालें। 3 मिलियन ये टोटल डेप्रिसिएशन बनती है बिल्डिंग की, ऐसी है। अब इस पूरी बिल्डिंग में फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री एक हिस्से में है, हेड ऑफिस दूसरे हिस्से में है। फैक्ट्री कितने हिस्से में है और हेड ऑफिस 1/3। तो इस 3 के 2 टोटे होंगे। 2/3 कितना होता है और 1/3 कितना होगा? 2 मिलियन और 1 मिलियन। 2 मिलियन में फैक्ट्री है और 1 मिलियन में हेड ऑफिस है। तो बच्चों क्या एंट्री पास करेंगे? ए ऑप्शन तो समझ नहीं आ रही क्या है, डी ऑप्शन भी डिलीट होगी, सी और डी बच गई। सी और डी में से कोई एक है, डेल्टा होगी। भला क्यों? ये सी क्यों नहीं है? क्योंकि डेप्रिसिएशन वर्क इन प्रोसेस में कभी भी नहीं देखी हमने। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाया ना, उसमें 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? मटेरियल, लेबर और एफएच। और वो जो एफएच होता है वो अंदाजे वाला होता है कि एक्चुअल वाला होता है? अंदाजे वाला। तो उसमें तो डेप्रिसिएशन नहीं होती। याद आया कुछ कुछ? पैगी मौत, पैगी मौत, पैगी मौत। ये गई फैक्ट्री में और ये गई हेड ऑफिस में और ये टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यानी क्वेश्चन नंबर 17 हो गया था। क्या आंसर है इसका? बीटा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 नहीं हुआ। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ने से पहले बच्चों एक बात याद रखनी है। अब जरा 1 मिनट के लिए फर्ज करें बच्चों आप जूता बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जूता बनाते हैं। कोई शर्मिंदगी है जूता बनाने में? और बोलो तो सही, कारोबार है, अन्य रुपया है। अगर बाटा वाले शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि जूता बनाना तो यार मोची के अलावा किसी की हो गया, मुआशरे में हमारी इज्जत ही कोई नहीं। तो बाटा वाले इतने बड़े बड़े ब्रांचेस खोल दे। नहीं समझ आ रही? और बोलो तो सही, ठीक है जी। कोई शर्मिंदगी है उनको? नहीं है। तो इसका मतलब जूता बनाने में कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, फर्ज करो आप जूता बनाते हैं बच्चों। सबसे पहले उसमें मटेरियल लगेगा, क्या लगेगा? फर्ज करो 1000 रुपये का लेदर लग गया उसके ऊपर, ओके। और फर्ज करो बच्चों उस पर 1 घंटा, या आप ऐसे समझ लें चलो 8 घंटे लेबर ने काम करना है। कितने घंटे लेबर ने काम करना है? 8 घंटे। और लेबर हर घंटे का चार्ज करती है 200 रुपया।
हर घंटे का कितना चार्ज करती है? 200 रुपया। तो कितने रुपए लगेंगे इस जूते को तैयार होने में? 1600 रुपये लगेगा। ये बात सबको समझ आई? 1600 रुपये लेबर को पे करेंगे, 1000 रुपये का लेदर हो गया। ओके। अब बिजली भी तो लगनी है कि नहीं लगनी? फर्ज करो बच्चों 500 रुपये की बिजली लग गई और बाकी छोटे मोटे जितने भी खर्चे थे खर्चे लगे, जूता कितने का तैयार होगा? 3100। क्या यहाँ तक की बात समझ लगी सबको? अच्छा। अब फर्ज करो आपने जूता तैयार करना है और वालेकुम सलाम सर, देखो सारे बच्चे अन्य हुए पे हैं इस टाइम। वो प्रोजेक्टर लगाने के बाद थोड़ा सा टेस्ट कर लिया करें कि ये नजर भी आ जाएगा बच्चों को कि नहीं। तो सर फिर मकसद वो तो हो गया ना। वो आज सर्विस इसमें सर कौन सा नजर आ रहा है? आज सर्विस के लिए जाएगा, कल शाम को आ जाएगा। तो उनसे पता करें दूसरे कमरे की क्लास खाली है, वहां भी क्लास करा लेते हैं। फिर पीछे वाले कमरे में पता कर लें। हाँ कोई और कमरा पता कर लेना, वो नजर नहीं आ रहा बच्चों को, इसमें क्या फायदा क्लास में पढ़ने का? पता करवाएं अभी। और समझ लगी बात? अच्छा जी। अब बच्चों फर्ज करें ये जूता जिस लेबर ने काम किया वो दिन का टाइम था। कौन सा टाइम था? दिन का टाइम था। अब एक जूता और बनाना है, मतलब इमरजेंसी में एक ऑर्डर आया भाईजान कल जूती तैयार होनी चाहिए थी, शादी ऐसी है। अब आप कहते रातों रात क्या होगा? जूता बनाया जाएगा। आपने रातों रात जूता बनाना है तो क्या जो मटेरियल लग रहा है वो महंगा हो जाएगा? मटेरियल तो महंगा नहीं होगा, वो तो 1000 का ही है। लेकिन रात के वक्त आपने लेबर से काम करवाना है, लेबर उसी रेट पे काम करेगी। मगर ना, रात वेले तो 20 बच्चों का टाइम है। मैं जिन्हों वास्ते कमाने आवा उन्होंने छड़ के मैं जुतियां बनावा, ऐसे ज्यादती है। नहीं बात समझ आ रही? मैं दिन को काम होता है ना, रात में केड़ा काम होता है? तो मैं तो नहीं इस तरह से काम कर सकता। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, गल सुन साड़ी हूँ 50% एक्स्ट्रा देंगे। अगर लानत पे 20 बच्चे थे आ रहा मैं, समझ लगी ना? तो अगले बंदे को देखना होता है कहाँ पे जाके वो बात मान सकता है। मैं कहा मैं हुणे ही आ रहा, 500 रुपये का सूटा ला लांगे। ठीक है जी। अब फर्ज करो बच्चों उसको कह रहे हैं कि हम 50% तुम्हें एक्स्ट्रा देंगे रात को काम करने का। तो क्या इसका मतलब यह है कि 12 घंटे में जूता तैयार होगा? घंटे कितने लगेंगे? घंटे 8 ही लगने हैं। घंटे 8 ही लगने हैं। लेकिन पैसे जो बनते हैं जो लेबर को देंगे, क्या वो 1600 बनेंगे? नहीं, वो 1600 नहीं बनेंगे। कितने बनेंगे? 2400 बनेंगे। क्या ये बात समझ आई सबको? और ओवरहेड बिजली उतने की लगेगी, कितनी? 500। तो जूता कितने का तैयार हुआ बच्चों? 3900। क्या ये बात समझ आई? अब यही जूता अगर दिन के वक्त तैयार होता तो कितने का तैयार होता? और एक जूता रात के वक्त तैयार कर रहे हैं तो कितने का होता? तो क्या ये जूता उस वाले से बेहतर है? क्वालिटी वाइज बेहतर है? मटेरियल महंगा लगा है? तो फिर क्यों, किस लिहाज से बेहतर है? मतलब कस्टमर के सामने अगर दोनों जूते रखे जाएं, कस्टमर उन दोनों में फर्क कर सकता है? नहीं कर सकता। कस्टमर को कहेंगे सर ये 3100 का है, ये 3900 का है। कस्टमर कहेगा "इसे की फर्क है दसो"। तो फर्क बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते। कस्टमर के लिहाज, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्या यहाँ तक की बात समझ लगी सबको? तो फिर ये महंगा किस वजह से हो गया? पहले दिन को काम कर लेते थे, रात में और टाइम। ठीक है जी, ओवर टाइम की वजह से। ठीक है जी। तो अब बच्चों मसला ये है, इधर वो बैच 26 की क्लास होती है ना, नहीं तो उन्होंने को बच्चे जरे आएंगे फिर वो किधर बैठेंगे? यार C14 में बैच 26 की क्लास नहीं होती है? नीचे कहाँ पे? वो तो इमरान शाह साहब की क्लास है। वो होनी कहा है ये राणा साहब की, शायद बेग साहब ने पूछ। उनसे पूछा है क्या? नीचे काशिफ राणा साहब पढ़ा रहे हैं नीचे बैच में इमरान शहजाद साहब की क्लास C13 किथे? ACC की क्लास हाँ। वो कह रही बात नहीं है। आज जुम्मा है, आज क्लासा नहीं है। अभी तक वे लो बात यार, नवा कट्टा ना खुला है, पहले कन्फर्म कर लो कि चलो उसका ये कमरा खाली है। फिर पहले तो प्रोजेक्टर चेक करो वो सही कि ਉਹਦਾ भी पता लगे दी ऐ फुल आके तुसी ਉੱਥੇ ਲਾਇਤਾ है।
चलो फिर ये नजर आया क्वेश्चन अन्नी हुई पैसी दुनिया इन्ना दी उसको सही करवाया सर, इमरजेंसी बेस पे सही करो। कोई ग्राम सभा को कॉल करनी पड़ती है, जिसको भी करनी पड़ती है, उनको क्लास नहीं हो पा रही वहां पे। हाँ। संडे को कल आज ले जाएगी, कल ठीक है, कर लो। अन्य ने जो धोखा मिल जाता फिर अजीब चीज ला रही है। अच्छा जी, अब बच्चों मुझे ये बताओ, अब यहाँ पे मटेरियल 1000 का लगा, यहाँ पे मटेरियल 1000 का लगा, बात समझ आती है। यहाँ पे लेबर 1600 का लगा, तो यहाँ पे लेबर 2400 का लगा। क्या 2400 का लेबर लगना था तो जूता तैयार होना था? नहीं, ये 1600 का लगना चाहिए था। तो जो 1600 की बजाय 2400 का लेबर लगा, क्या बाकी 2400 रुपए के बराबर काम हुआ है? नहीं, काम तो 2400 के बराबर नहीं हुआ। तो ये जो ऊपर वाला 800 रुपया हमने पे किया है, ये उस जूते की वजह से जो पेमेंट होनी थी उसके लिए नेसेसरी था? नहीं। ये क्यों फिर हमें पे करना पड़ रहा है? इमरजेंसी की वजह से पे करना पड़ा। जूते के लिए जरूरी, जूते के लिए तो 1600 जरूरी था। बात समझ आइए ना। जूते को तैयार करने के लिए कितने घंटे जरूरी थे? 8 घंटे। 8 घंटे का स्टैंडर्ड रेट क्या था? 200 रुपये पर घंटा। अगर आपने 300 रुपये पर घंटा पे किया है तो जूते के लिए तो वो जरूरी नहीं था ना। वो तो आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से आपको पड़ा है। किस वजह से पड़ा है? मिसमैनेजमेंट की वजह से पड़ा है कि भाई रात में तुम क्यों जूती तैयार करवा रहे हो, दिन में तैयार करवाने। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की होती तो रात के वक्त लेबर से काम करवाने की नौबत ना आती, दिन के वक्त काम करवा लेते। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर प्रॉपर प्लानिंग की होती तो आपको ये खर्चा ना पड़ता। तो बच्चों, जिंदगी में ऐसे ही होता है। हर वो डिसीजन जो आप इमरजेंसी में लेते हैं उसमें हमेशा कॉस्ट ज्यादा होती है, और हर वो डिसीजन जिसमें आप प्लानिंग कर लेते हैं उसमें कॉस्ट हमेशा कम होती है। नहीं बात सुन रही? जितने डिसीजन आप इमरजेंसी में ले रहे हैं, इसका मतलब है वो डिसीजन उस कॉस्ट से कम कॉस्ट में हो जाना था अगर आपने प्रॉपरली उसको टाइमली मैनेज किया होता। जब आप टाइम पे किसी चीज को प्लान नहीं करते तो अचानक जब सर पे पड़ जाए तो फिर कर नहीं पड़ती। तो सर पे जब पड़ जाए ना, फिर खर्चे भी फिर अन्य होते हैं। ये बात याद रखनी, मेरी पल्ले बांध लें कि हर वो डिसीजन जो आप इमरजेंसी में करते हैं उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी होती है। समटाइम आपको पता भी नहीं होता कि आपको वो डिसीजन कितने गुना नुकसान में लेकर गया। तो बात में लगी है। तो बच्चों, लेबर के लिहाज से इस जूते में 1600 रुपए का खर्चा होना चाहिए था। कितना खर्चा होना चाहिए था? 1600 का खर्चा होना चाहिए था। बाकी जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उसका लेबर से कोई लेना देना नहीं है, उसका आपकी चवलों से लेना देना है। आपकी चवल किस्म की मैनेजमेंट की वजह से वो दिन के वक्त जूता तैयार होने के बजाय रात को तैयार हो। ठीक हो गया? तो बच्चों, वो होना यही चाहिए कि ये जो लेबर की आपने 2400 की पेमेंट की है, इसमें 1600 ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक्स्ट्रा कितना पे किया आपने? 800। वो एक्स्ट्रा 800 जो है वो ओवरहेड में जाएगा। वो कहाँ जाएगा? ओवरहेड में जाएगा। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट के तौर पे कंसिडर होगा। वो जो एक्स्ट्रा आप उसको पे कर रहे हैं वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है, वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, क्योंकि वो आपकी मैनेजमेंट की वजह से आपको कॉस्ट पड़ी है। लेबर ने नहीं आपको जबरदस्ती कहा कि मेरे को रात में जूती बनवाओ। कि किसने लेबर को कन्विंस किया है कि भाई जान रात में आगे काम कर? मैनेजमेंट। तो वो जो 800 रुपये पे करना पड़ रहा है, मैनेजमेंट की ना अहली की वजह से पे करना पड़ रहा है।
तो मैनेजमेंट के जितने खर्चे होते हैं वो एफओएच में होते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, ठीक हो गया जी, फ्यूल, पावर, गैस, वाटर, जो भी आप यूज कर रहे हैं वो सारा कुछ मैनेजमेंट के खर्चे। नहीं समझ आ रही बात? ठीक हो गया जी। तो बच्चों 2400 की बजाय यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1600 ही लिखेंगे, और नीचे 500 जो आ रहा था उसमें क्या करेंगे, वो 800 भी ऐड कर देंगे। हम कहेंगे वो खर्चा एफओएच का है, वो लेबर का खर्चा। लेबर स्टैंडर्डाइज कितनी लगनी चाहिए थी, 8 घंटे काम किए, 8 ज़रब 200, 1600 बनना चाहिए। पॉइंट समझ लग गया? मतलब दिन के वक्त भी 8 घंटे काम करके एक जूता तैयार होता है, रात को भी 8 घंटे तैयार करके वही एक जूता तैयार हुआ। तो यही लेबर अगर दिन के वक्त काम करती तो कितना पैसे देने पड़ते, 1600 रुपया। तो जो एक्स्ट्रा आप 800 रुपया दे रहे हो वो लेबर का नहीं है, वो आपकी ना अहली का है। तो वो फिर ना अहली जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं वहां पे रिकॉर्ड करेंगे, और वो कहाँ चला जाएगा, एफओएच में चला जाएगा। क्योंकि बहरहाल खर्चा तो हुआ है ना, खर्चे से इनकार तो कोई नहीं है, खर्चा तो हुआ है, कॉस्ट में जाना चाहिए, लेकिन वो फिर डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो अगले बंदे को, कस्टमर को फील हो। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कस्टमर को फील हो, कस्टमर को ये चीज फील हो रही है कि जनाब इस पे मटेरियल लगा है और लेबर लगा है। मतलब जूता देख के दो चीजों का आइडिया हो सकता है ना, कि भाईजान एक तो लगा है मटेरियल, लेकिन किसी ने इस मटेरियल को इस शक्ल में ढाला है, तो वो कौन है जिसने उस मटेरियल को खास शक्ल में ढाला है, वो लेबर है। लेबर के बगैर वो लेदर इस शक्ल में नहीं आ सकता। बात में लगी? मतलब सब कुछ तो ऐसे जूते होते हैं जो 50-50 हज़ार के सेल होते हैं, और वो सेल इस तरह से किए जाते हैं कि स्पेशली हैंड क्राफ्टेड शूज हैं, मतलब ये नाम लेके बेचे जाते हैं। बात में लगी कि नहीं लगी? कभी जिंदगी में मौका मिले ना तो MM आलम रोड पे जाना, दुकान है बूट्स, क्या नाम है उसका, बूट्स, वहां पे जाना। सबसे सस्ता जो जूता होगा ना वहां पे वो 50-55 हज़ार का है। कितने का? तो ਤੁਹਾਡੇ पूरे 2 साल की शॉपिंग हो जाती है 50 हज़ार से, तो लंडे जाओ तो पूरे 10 साल की शॉपिंग भी हो सकती है। नहीं समझ आ रही? ठीक हो गया। चलो वहां पे 55 हज़ार का बूट है सबसे सस्ता। आप कहेंगे ना जरा कोई अच्छा सा बूट दिखाएं, वो 1.5 लाख का लेके आता है। और कहें, बस इसको खाना किसके साथ है, मतलब खा भी नहीं सकते, 1.5 लाख की रोटी भी नहीं खाती जाती। ठीक है ना, मतलब कहते हैं कि गोल्ड के साथ तैयार हुआ पड़ा है, किसके साथ तैयार हुआ पड़ा, ठीक है जी। तो वो क्या, उसको क्या के बेचते हैं कि भाई ये स्पेशल एक ह्यूमन मेड है, मतलब इसमें मशीन का कोई रोल नहीं है, ये इंसान ने बनाया है, तो लिहाजा इसकी कीमत ज्यादा है। तो ये उसको बेचने की उसकी क्वालिटीज में शामिल कर देते हैं कि भाई ये हैंडमेड है। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दो चीजें कस्टमर फील कर सकता है, क्या, मटेरियल और लेबर। बिजली कितनी लगी ये कभी कस्टमर को जूता देख के आइडिया नहीं होगा। जूते की सिलाई देख के, डिजाइन देख के, सारा कुछ जो कब उसने काम किया है वो देख उसको फील आ जाएगी कि यार वाकई ये किसी इंसान ने बहुत बारीकी से, बहुत कमाल तरीके से जो है ना चीजें तैयार की। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो हम कहेंगे यार 1600 दिन के वक्त काम करे, तब भी 1600 है, तो रात के वक्त काम करे तो खर्चा तो 1600 के बराबर होना चाहिए था। अब एक्स्ट्रा पे करे उसमें लेबर का कोई लेना देना नहीं है, तो तुम्हारी ना अहली की वजह से हमें 800 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। समझ लगी बात? तो बच्चों याद रखना, डायरेक्ट लेबर का वो रेट जो दिन के वक्त होता है उसका जो खर्चा पे करेंगे वो बाकी डायरेक्ट कॉस्ट है। वो कौन सी कॉस्ट है? लेकिन जो ओवर टाइम प्रीमियम पे करते हैं अब रात के वक्त काम करने का, वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, वो एफओएच का हिस्सा है। और समझ लग गई? ये बात याद रखनी है। अच्छा, और इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर दिन को काम करे रात को काम करे, वो है ही एफओएच। इनडायरेक्ट लेबर की मैं बात नहीं कर रहा। इनडायरेक्ट लेबर तो दिन को भी काम करे और रात को भी काम करे, उसका सारा खर्चा कहां जाएगा, एफओएच में ही जाएगा। हम बात करें डायरेक्ट लेबर की, कि डायरेक्ट लेबर अगर दिन को काम कर रही है उसका एक स्टैंडर्ड रेट होगा, तो वो तो डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा है। लेकिन शाम को काम कर रही है तो जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो जाएगा, या जो टोटल पे कर रहे हैं वो जाएगा? जो एक्स्ट्रा पे कर, रात को भी वो काम कर रहा है 200 के घंटे के हिसाब से, तो वो 200 तो दिन के वक्त भी रेट था, रात के वक्त भी है। वो नहीं हम कह रहे कि सारा एफओएच में लेके जाओ। हाँ, 200 के ऊपर जो पे कर रहे हो उसको हम कहते हैं प्रीमियम। उसको हम क्या कहते हैं? वो जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो ओवरहेड का हिस्सा होगा। क्या लॉजिक समझ आई? अच्छा, अब जरा बच्चों ये जो है ना पॉइंट ध्यान से पढ़ना आपने। इन ए मंथ
डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर वर्क फॉर 740 आवर्स, कितने घंटे काम किया उन्होंने? 740 घंटे काम किया, इंक्लूडिंग 110 आवर्स ऑफ जनरल ओवर टाइम। कितने घंटे? ये कौन से घंटे हैं? कौन से घंटे हैं? क्या ये एक्स्ट्रा घंटे हैं? ये एक्स्ट्रा घंटे नहीं है। क्या इन घंटों में उसने काम कोई नहीं किया? मतलब ये घंटे दिन के वक्त भी लग सकते थे, तो रात के वक्त क्यों लगा रहे हैं? हाँ, अगले महीने करवा रहे थे सुबह के वक्त। ये 110 घंटे इस महीने में वो नहीं कर पाए काम, तो उनसे अगले महीने सुबह के वक्त करवा लेते। क्या अगले महीने सूरज नहीं चढ़ना था? कोई इमरजेंसी हो गई कि इस महीने में आपने ऑर्डर मुकम्मल करना होगा, ये 110 घंटे काम सुबह के वक्त हो सकते थे, लेकिन काम ज्यादा था, टाइम कम था, जिसकी वजह से रात को काम करना पड़ा। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा जी, द इनडायरेक्ट वर्कर्स वर्क फॉर 200 घंटे, ये कौन से वर्कर हैं? ये ओवरहेड में जाएंगे सीधे सीधे। इनका बेसिक ओवर टाइम सब कुछ कहां जाएगा? ओवरहेड में जाएगा, विच इंक्लूडेड 40 घंटे ऑफ जनरल ओवर टाइम। इनका रात का भी टाइम है, दिन का भी टाइम। ठीक है जी। द डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर हैव ए बेसिक रेट ऑफ 840 पर आवर। ये 840 रेट कौन सा है? कौन से वाला? कौन से वाला? ये 740 में से 110 नहीं, 840 रेट कौन से वाला है? एंड इनडायरेक्ट हैव ए बेसिक रेट ऑफ 600 पर घंटा। हाँ, ऑल ओवर टाइम इज पेड एट टाइम प्लस 1/3। क्या मतलब है? ऑल ओवर टाइम इज पेड एट टाइम प्लस 1/3। इसका उर्दू में तर्जुमा करो। 630 का आ रहा है हिसाब, उसके इन 3 गुना ज्यादा जो पे करने हैं वो तो करने हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं। कितना? कितने रुपये? एफर्ट्स की बात हो रही तो शायद अमाउंट तीसरा हिस्सा ज्यादा। और रुपये 10 है। तीसरा तो मैंने नहीं पता है। अन्य रुपये 10 छितर जाना है। अच्छा जी, दिन के वक्त 1 घंटा कितने रुपए का है और रात के वक्त 1 घंटा? प्लस मैं करना है 1120। यहां तक की बात लगी। इनडायरेक्ट लेबर का दिन का 1 घंटा कितने का है और रात का? दिन भी 600, रात भी 600। क्या मतलब, क्या हो रहा है कसम से? सर हमारी तरफ ना रात को भी सूरज निकला होता है, हमारा तो रात भी दिन नहीं है। हम अंटार्कटिका में रहते हैं, उथे सूरज डूबता ही नहीं, बल्कि निकलता ही नहीं। हाँ भाई, वो समझ लग गया। अब उसका सवाल पढ़ें, क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द अमाउंट दैट विल बी डेबिटेड टू प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट। वो कहता है एफओएच में कितनी अमाउंट जाएगी, और मारो चवल 1/3। ठीक है जी, निकालो। शाबाश, सवाल पढ़ो ध्यान से, जो दिमाग में आता है। मैंने आपको सारी दास्तान सुनाई है, और मुझे बताओ कितनी अमाउंट एफओएच में आएगी। आगे नहीं, 1 लाख। देखो इनडायरेक्ट लेबर जो है ना, वो तो सारी की सारी क्या है? एफओएच में। लेकिन डायरेक्ट लेबर का वो जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना, वो भी आप अपनी चवलों की वजह से पे कर रहे हैं। वो जरूरी था नहीं, आप मिसमैनेजमेंट की वजह से पे कर रहे हैं। तो बच्चों वो भी कहाँ जाएगा? एफओएच की वजह से जाएगा। तो एफओएच में टोटल खर्चा कितना जाएगा? 1,58,000। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया था। अच्छा, यहाँ पे उसने क्या कहा? वर्क इन प्रोग्रेस। सारा सवाल सेम है। सारा सवाल क्या है? तो कहता वर्क इन प्रोग्रेस में क्या रहेगा, और आपको पता है वर्क इन प्रोग्रेस में जाता होता डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर का कौन सा रेट? 840 वाला। ऊपर वाला कहाँ गया? वो एफओएच में गया। तो वो बेसिकली पूछ रहा है कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में कितना डायरेक्ट लेबर जाएगा, वो निकालें। सवाल सारा सेम है, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों?
740 को 840 से मल्टीप्लाई। हाँ जी, किसी के दिमाग में कोई और कोई पॉइंट है तो बताओ, क्या आंसर आता है? 6,21,600। हाँ, कोई है मसला? 20 डबल एंट्री फॉर अबव लेबर कॉस्ट। पहले लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, क्या आंसर आंसर बनता है? सी। अच्छा चलो, और कोई सवाल बताओ जो नहीं हुआ घर। 24 देखते हैं बच्चों। ए बिजनेस हैज एन ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट ऑफ 425 पर मशीन आवर। बच्चों ये वो रेट है जो साल के शुरू में अंदाजा लगाया हुआ था। साल के शुरू में अंदाजा लगाया हुआ है। क्या अंदाजा लगाया हुआ है? कि 1 घंटा मशीन चलेगी, 425 रुपए की बिजली कंज्यूम होगी। कितने घंटे मशीन चलेगी? 1 घंटा। तो कितने रुपए की बिजली कंज्यूम होगी? 425 रुपए। ठीक है, तो 425 रुपए निकला कैसे होगा? बजटेड ओवरहेड साल के शुरू में सोचे होंगे, और बजटेड घंटे जो साल के शुरू में सोचे होंगे कि बजटेड घंटे कितने घंटे मशीन चलेगी, उसको उस पर डिवाइड किया होगा तो 425 रुपए रेट निकला होगा। बात लगी है कि सारे साल में बिजली का बिल कितना आना है, इतना आना है, कितने घंटे मशीन चलेगी, इतने घंटे मशीन चलेगी, उस टोटल अमाउंट को उन घंटों पे डिवाइड किया होगा तो 425 निकला होगा। क्या ये दिमाग में इमेज बनता है? ठीक है जी। फिर वो कहता है जी बेस्ड ऑन ए बजट एक्टिविटी लेवल ऑफ 12,400 घंटे। अब उसने बता दिया है कि कितने घंटे साल में मशीन चलेगी, कितने घंटे मशीन चलेगी। तो ऊपर कोई वैल्यू होगी जिसको 12,400 से डिवाइड किया गया होगा तो 425 रेट निकला होगा। क्या ये बात में लगी है? तो ऊपर वो वैल्यू फिर क्या होगी जिसको 12,400 में डिवाइड किया होगा? क्या वो वैल्यू निकाल सकते हैं? निकाले जरा। बावन लाख, यही उसने पूछा है। पढ़ लो क्या पूछा। व्हाट वाज द बजटेड ओवरहेड फॉर द पीरियड। बस ये करना था। एडा सौखा सवाल क्यों नहीं हुआ? ये बीच वाली जो 2 लाइनें हैं उसने आपको घुमाने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह आप घूम गए। हालांकि सिंपल सवाल ये था कि साल के शुरू में कोई बजटेड खर्चा था और बजटेड घंटे थे, डिवाइड किया होगा 425 निकला होगा। 425 भी उसने दे दिया, घंटे भी दे दिए, बजटेड ओवरहेड निकालने थे, मौत पे आ गई। क्यों? बीच में उसने 2 लाइनों और डाल दी घुमाने के लिए। और आप क्या सर देखें, आपने हमें सिर्फ घुमाया, हम पूरी दुनिया घूमेंगे। तो यह गल आ गई। मैंने बीच में 2 लाइनें पढ़ी भी नहीं है क्या लिखा हुआ। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि सवाल की रिक्वायरमेंट देखा करो क्या, उसके बाद फिर आपको समझ आएगी कि फार्मूला क्या लाना है। रिक्वायरमेंट बताएगी कि फार्मूला कौन सा लगेगा, फिर उस फार्मूले में वैल्यू पुट करना शुरू कर। और समझ आ गया है? बीच वाली 2 लाइनों में क्या लिखा मैंने नहीं पढ़ा, जरूरत ही नहीं है। आखिरी लाइन में उसने क्या लिखा है? बजट ओवर है, बस। तो ये पॉइंट वही है कि साल के शुरू में 1 जनवरी को हमने डिसाइड कर लिया था कि 1 घंटा 425 रुपए का पड़ेगा। तो 425 निकालने के लिए क्या किया होगा? टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल घंटे, जितने घंटे साल में काम करने। और समझ लगी बात है? अब यहां पे बच्चों, यहां पे वो क्या मांग रहा है? टोटल अब्जॉर्ब। ये वो खर्चा है जो अंदाजे के हिसाब से आप वर्क इन प्रोसेस में लेके गए होंगे, याद करो। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम करते ये हैं कि ये जो आपने रेट निकाला है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं घंटों के साथ। कौन से घंटे? बजटेड नहीं, एक्चुअल। कि कितने घंटे काम किया आप? कितने घंटे एक्चुअल में काम किया? 12,400 नहीं, 12,400 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों वो ओवरहेड आ जाएंगे जो बजटेड थे। उसने बजटेड घंटे तो नहीं मांगा, बजटेड तो नहीं मांगा फर्ज। उसने क्या मांगा है? अब्जॉर्ब ओवरहेड मांगे। अब्जॉर्ब से क्या मुराद है? जो आप वर्क इन प्रोसेस में लेके गए। तो 425 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12,400 से। 12,400 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 12,400 को 1.02 से मल्टीप्लाई करें। क्यों?
वो कहता है एक्चुअल में जो घंटे लगे वो कितने लगे, तो 12,400 से ज्यादा घंटे लगे क्या कम लगे, तो फिर ओवरहेड ज्यादा आएंगे क्या कम आएंगे, ज्यादा आएंगे ना। हाँ जी, क्या आंसर आएगा, 53,75, 53,75,000। और समझ लग गई, और बोलो तो सही। अब 26 वाला क्वेश्चन भी सेम है बच्चों, व्हाट वाज द टोटल ओवर और अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन द पीरियड। ज्यादा अंदाजा लगाया कि कम अंदाजा लगाया वो निकालना, सारा डाटा सेम है, जल्दी करने शाबाश, होना चाहिए सवाल। अंदाजा ज्यादा लगा या कम लगा, क्या बोला, कैसे निकाला ये बताएं। 425 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 12,400 इंटू 2% करके देखो जरा। अच्छा ठीक है, अब इसको बच्चों 1.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो ओवरहेड आ जाएंगे जो एस्टिमेटेड हैं, कितने आएंगे, 53,75,400। ये वो हैं जो अंदाजा लगाया है आपने, ये कहाँ गए होंगे भला, ये 5375400 की वैल्यू कहाँ गई होगी, कहाँ गई होगी, वर्क इन प्रोसेस में गई होगी। ये वो खर्चा है जो आपने वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर दिया होगा, वर्क इन प्रोसेस में इतना इतना खर्चा डाल दिया हो। अब साल के एंड पे या अगले साल के शुरू में 15-20 दिनों बाद जब एक्चुअल में बिल आए होंगे, वो कितने आए होंगे, वो आपको उसने बताया हुआ है, 56,38,900 ये एक्चुअल में खर्चे आए होंगे। आपने अंदाजे के तौर पे कितने खर्चे प्रोडक्शन में डाल दिए थे, 53,75,400, हकीकत में कितने हुए, 56,38,900। ज्यादा हुए कि कम हुए, अंदाजा कम था, खर्चे ज्यादा। यही नहीं पता रहा ज्यादा के कम। सर खर्चा ज्यादा हुआ, अंदाजा कम था, अंडर अब्जॉर्ब। ठीक है जी, और समझ लगी बात, कितना डिफरेंस आएगा, 263,500। तो ये अंडर है कि ओवर अब्जॉर्ब्ड है, अंडर अब्जॉर्ब्ड है। ऑप्शन कौन सी बनती है, नहीं समझ आई, तो सबको समझ आ गया है। 27 इसका तो आंसर निकल आना चाहिए। हाँ जी, क्या आंसर आएगा, डेल्टा। अब्जॉर्ब ओवरहेड अगर एक्चुअल से ज्यादा हो तो वो फिर क्या कहलाएंगे, ओवर अब्जॉर्ब। और समझ लगी बात है। 28 अब्जॉर्ब ओवरहेड कैसे निकलते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन। ध्यान से, ध्यान, कोई जल्दी नहीं है, कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलना जल्दी जवाब देने में, 2 मिनट ले लो, दिमाग को प्रोसेस होने दो। ये वही फार्मूला है जो भी हम ऊपर करके आए हैं, वो 425 को किससे मल्टीप्लाई किया था तो क्या निकला था। ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, सी ऑप्शन। कैसे सी, अभी अब बच्चों जरा गौर से देखो, ये जो आपने 53,75,400 निकाला है ना, इसकी बात कर रहा है, ये रेट है। इसको आपने जो मल्टीप्लाई किया है, ये एक्चुअल घंटे हैं कि बजटेड घंटे हैं, एक्चुअल घंटे हैं। तो हम यही भी यहां पे बताएंगे कि एक्चुअल घंटे लेंगे
और उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदाजे वाले अंदाजन कितना खर्चा होगा, कितना खर्चा होगा वो निकल आएगा, जो कि वर्किंग प्रोसेस में आप लेके जा रहे होते हैं। अब्जॉर्ब ओवरहेड वो ओवरहेड होते हैं जो कहाँ जा रहे होते हैं, वर्क इन प्रोसेस में जा रहे होते हैं, ये उसकी बात कर रहा है। और समझ लग गई? अच्छा जी। 29, what should be the entry when actual expenditure is incurred? एक्चुअल में जब खर्चे होते हैं तो क्या डेबिट करते हैं, क्या क्रेडिट करते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, और क्रेडिट किसको करते हैं, कैश या अक्रूवल को। कौन सी ऑप्शन बनती है बच्चों? ये ऑप्शन बनती है। याद आ गया? या तो पैसे दे चुके हैं या देने का वादा किया होगा। यहां पे एक और चीज भी आनी चाहिए थी, वो उसने नहीं बताई, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी क्रेडिट होती है, याद है? वो डेप्रिसिएशन की वजह से एफर्स्ट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। हजम शुद्ध 30। सीटा हाँ भाई, और क्या बनता है? ओवरहेड आर अब्सॉर्ब्ड इन प्रोडक्शन। ये कौन से वाले ओवरहेड हैं? हाँ? जो वर्क इन प्रोसेस में जाते होंगे। तो क्या करेंगे एंट्री बच्चों? वर्क इन प्रोसेस डेबिट और प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट। अंडर ओवर अब्सॉर्ब की एंट्री, अंडर अब्सॉर्ब की एंट्री क्या होगी? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड, और ओवर अब्सॉर्ब की एंट्री उल्टी हो जाएगी। कौन सी ऑप्शन बनती है? डेल्टा। समझ आ गई? अब ये वाले तो मम्मी डैडी किस्म के सवाल हैं, ये तो हो जाने चाहिए कि रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, सॉरी अवेलेबल फॉर कंजम्पशन निकालना है। अब ये कैसे आता है? परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं करेंगे। अगर कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो कंज्यूम्ड निकल आएगा। क्या उसने ये मांगा कंज्यूम्ड निकालो? नहीं, उसने क्या मांगा? अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। कितने पड़े हुए हैं कंज्यूम होने के लिए? नहीं समझ लगी? 10,000 के आलू पड़े हुए थे, 1 लाख के और आगे, टोटल कितने हो गए? ये 1,10,000 क्या चीज है? अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। अवेलेबल फॉर कंजम्पशन कैसे निकालेंगे बच्चों? उसमें सिर्फ ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा और परचेज आ जाएगी बस। हाँ, अगर कोई परचेज रिटर्न है तो माइनस कर दें, क्योंकि वो तो वापस भेज दी होगी ना। तो ओपनिंग स्टॉक की इन्वेंट्री, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। क्या क्लोजिंग स्टॉक लेंगे? नहीं लेंगे। अगर ले लिया तो वो कंज्यूम्ड निकाल लेंगे आप, जो आगे डिपार्टमेंट में भेज चुके। समझ आएगी बात? 34, ये मांग रहा कंज्यूम। इसमें अब क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक भी ले आएंगे। सारा सवाल सेम है, सिर्फ रिक्वायरमेंट में चेंज आया। ऊपर अवेलेबल फॉर कंजम्पशन मांग गया, यहाँ पे कंज्यूम मांग। हजमन शुद्धन। प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस की एग्जांपल यहां पे उसने क्या लिख दिया है? रॉयल्टी पेड, वो भी आ जाएगी। प्रोडक्शन ओवरहेड, इंट्रा खर्चे जितने भी हैं उसमें डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट वेजेस आएगा, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा, डेप्रिसिएशन आएगी, रेंट आएगा, रॉयल्टी आएगी। रॉयल्टी क्यों नहीं आएगी? ये डायरेक्ट खर्चा है। समझ आ गई सबको? क्या डेप्रिसिएशन सारी आएगी? नहीं, उसने कहा 80% प्रोडक्शन से रिलेटेड है। हजम है? तो बाकी सवाल सारे हो गए। अच्छा, आप एक अब देख लें चीजें कि कैलकुलेशन वाले आसान सवाल है, कैलकुलेशन वाले सवाल है आसान है, जिसमें कैलकुलेशन नहीं है वो औखे लग रहे हैं।
नहीं समझ आ रही? वो फॉर्मूला पता है यार, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। मसले ही कोई नहीं, वैल्यूज यूज की, फार्मूले में पुट किया, आंसर आ गया। मौत पड़ती है जब एंट्री पूछ ले, फिर तो भाईजान बस। तो भाई खुद कश धमाका करा लो, वो कर लांगे, एंट्री नहीं आती सानू। और ठीक है, जैसे क्रिकेटर को लो, तुसी की करवा लो, एड बनवा लो, बना देंगे। टेबल टेनिस खेल लेंदे ने, और जेरी तुसी शायद 15 सालों तो सीखी है, वो नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ है। डाटा बहुत है, डाटा आने वाला है। हाँ जी, कौन सा? तो ये हमारा कौमी मसला है कि जिस चीज को आप 20 सालों से करते आ रहे हैं वो नहीं आती, तो ओपिनियन ले लो कि यार तेनू इंज नहीं इंज करना चाहिए सी, वो खोत्या जो तेनू करना चाहिए तो वो कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा। Which of the following equation is correct for calculating cost of goods manufactured? हाँ जी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालनी है, फार्मूला क्या होगा बच्चों? ये फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है, इसका एक और नाम भी है, फैक्ट्री कॉस्ट का एक और नाम भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट। ये सवाल करते जाओ, आपके नोट्स बनते जाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों को मिलाएं तो क्या बनता है बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और उसका दूसरा नाम क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जमा करें, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस करें, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकल आती है। हजम शुद्ध 46। क्या मांगा उसने जी? कॉस्ट ऑफ सेल शैल बी इक्वल टू, हाँ जी सवाल सारा पढ़े जी। कॉस्ट ऑफ सेल उसने कहा जी, कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी, क्या निकालनी है? कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ जी, और सवाल समझ आया सबको? अब बच्चों मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, इन तीनों को जमा करें तो क्या आंसर आता है? प्राइम कॉस्ट। कितने क्या प्राइम कॉस्ट? प्राइम वाला किधर गया? तुम्हारा लितर मारे की बनेगा कसम इस कौम का, पढ़ा पढ़ा के बुढ़ा हो गया मैं। हाँ जी, प्राइम कॉस्ट। हाँ जी, मटेरियल प्लस लेबर प्लस एफओएच, ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसमें क्या जमा करें क्या माइनस करें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकल आएगी? वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक जमा करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक वो कहता है ही नहीं, तो फिर यही क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगी। इसमें क्या प्लस माइनस करें कॉस्ट ऑफ सेल निकल आएगी। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक जमा करें, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करें तो कॉस्ट ऑफ सेल निकल आएगी, वो है ही नहीं। तो फिर इसका मतलब यही क्या है? यही कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल ही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्यों? ना वर्क इन प्रोसेस है ना फिनिश गुड्स है। तो समझ आ गई है? नहीं समझ आई तो सबको? 47 कर लोगे? 48 नहीं हुआ? 48 में उसने क्या मांगा? प्राइम कॉस्ट निकल आएगी। 49 में उसने क्या मांगा?
एफ एच निकल आएगा। 50 में उसने क्या मांगा है, प्राइम कॉस्ट निकल आएगी। चलो चलो 47 की रिक्वायरमेंट पढ़ो। कंज्यूम्ड, मैं शायद वैसे तो नहीं समझ, मैं लहरा तक आता कंज्यूम्ड। हाँ क्या होता फार्मूला, जरा बोलो तो सही, जरा मुंह आज खोल के देखो जरा, शायद मुंह से कुछ फूल निकल ही आए, वैसे तो कंडे ही निकल रहे हैं। ट्राई तो करें जरा एक दफा, तो बोलो तो सही। अच्छा शुक्र है, ओहो क्या बनेगा इस कौम का। मैं तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇਗੀ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ। मैं तेनों अगर जे मैंने ਇਹਨਾਂ शादी तो बुला लिया, मैं जाके अफसोस करना है। मैं तेरे अगले 40 साल तबाह ने। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो को पूछना चाहिए, ये को पूछना चाहिए यार, मैंने दिल ही अफसोस है। तेनों तो नहीं पता, लेकिन मैंने पता है। तीसरी बारी गल समझ आती है, तेरा तो सत्यानाश होना है। मैंने कहना तू अज वजन करा अपना किन्ना, 6 महीने बाद आके मैं तेरा दोबारा वजन करावांगा। ज्यादा नहीं होने लगा, वो भावें कबर च लत्तां चलिया जाना है। उन्होंने पता भी ना है कि यार मेरा दिन ब दिन वजन क्यों घट रहा है, मैं तो एक्सरसाइज भी नहीं करता। हाँ भाई वो हो गया सारा कुछ। अच्छा बच्चों, अब आपने घर जाके क्या करना है, वो तो सुबह लेटा चुके हैं, रेस्ट। ठीक है जी, वो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास है ना अवेलेबल, उनको आपने आज घर जाके कंप्लीट करना है बच्चों। और मुझे बताओ इन्वेंट्री का टेस्ट हो गया यार, वो टीए कह रहा था हो गया। कौन कौन से टेस्ट हो गए, पहला चैप्टर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां भी हो गया। तो पीछे कितने अपने चैप्टर है हमारे, 3, हमारे पास दिन पड़े हैं 9, 3 3 3 डन डन। आज 21 है ना, तो 28 तक हो जाएगा इंशाल्लाह, टेंशन है। पिछले देते ने, पिछले देते ने हैं, मैं तो पहले चेक करना ना दोबारा तेरे, तो एक गल करन जो है भी है कि नहीं, पहले तो देखा ना। ठीक है जी बच्चों, कल हम शुरू करेंगे जी थोड़ा अल्लाह भला करे BRS चैप्टर नंबर 10। नहीं चौथा तो नहीं करना, ये तो मई में करेंगे ना। तो इंज कह रहे हैं हमें पता नहीं है तो छड़ा देना पहली अटैम्प्ट, दूसरी चीज करेंगे हैं। ठीक है जी बच्चों। अच्छा टेस्ट, ये इन्वेंट्री का टेस्ट नहीं हुआ, चलो इसका भी आपका टेस्ट पेंडिंग है यार, इसका टेस्ट फिर आज ही दे दो आप। जुम्मा है कि गुनाह होता टेस्ट देना है, मतलब मौलवी साहब ने मना किया है कि जे टेस्ट दे के तुसी बड़े हो मस्जिद तो लत्तां तोड़ देनी है। तो अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसका भी टेस्ट पेंडिंग है। बैडर्स का हो चुका है या नहीं हो चुका, बैडर्स का। और यार इनका इन्वेंट्री का टेस्ट तो हुआ ही नहीं अभी तक है। चलो ठीक हो गया, ये मैन्युफैक्चरिंग वाला भी इसका ना मंडे वाले दिन टेस्ट ले लेना, ठीक है। आप लोग बच्चों संडे को क्लास है, ठीक है जी। ये तो रमजान से पहले पहले खत्म करें ताकि सुकून से रमजान के रोजे रखें, ठीक है जी। हाँ बहुत सारे तो पहला रोजा रख के बेहोश हो जाएंगे, फिर कहेंगे अम्मी मुझे याद आ रही है, मैं आने लगा वापस। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਸ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਓਗੇ ਨਾ, बस ਹੋਈ नहीं ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਸੋਗੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। तो इसलिए इससे पहले पहले सिलेबस खत्म कर लें। और ठीक हो गया, ओके।